आज हम काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का तृतीय श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं। अभी काव्य के प्रयोजन पढ़ाए थे, अब काव्य का हेतु पढ़ाने चल रहे हैं। काव्य का कितने हेतु होते हैं आप लोग देखेंगे। काव्य के 3 हेतु होते हैं मुख्य रूप से। काव्य पढ़ाने की जो है यह जो अध्यापक होते हैं उनमें प्रतिभा होनी चाहिए, वह 3 होते हैं। ठीक है, पहला है शक्ति, दूसरा है निपुणता, तीसरा अभ्यास। शक्ति का मतलब शक्ति होती है, प्रतिभा होनी चाहिए, तभी आप किसी काव्य को पढ़ा सकते हैं। और दूसरा आप निपुणता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप निपुण अच्छे एक टीचर देख सकते हैं। हाँ, निपुणता होगी तभी आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। तीसरा आपका अभ्यास, अभ्यास आपका ही बढ़िया रहेगा, तभी आप जो है आप एक काव्य की रचना या काव्य का अभ्यास कार्य कर सकते हैं, अध्यापन कार्य कर सकते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। चलिए इस श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। तीसरा श्लोक है शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इत हेतुस्त उद्भवे। हेतुस्त उद्भवे, हेतु का उद्भव होता है, विकास होता है। किसके लिए? शक्ति से, निपुणता से और काव्य शिक्षा अभ्यास से। ठीक है, यही 3 आपके मुख्य हैं काव्य के। इसी को हेतु कहते हैं, इसी को काव्य के पढ़ाने की। काव्य में कोई जैसे कवि है, जैसे अध्यापक है, संचालन करता है, एक कवि उसी प्रकार से होता है जिससे कि उसके अंदर ये तीनों प्रतिभा होनी चाहिए, तभी वो किसी काव्य का निर्माण कर सकता है, किसी कवि बन सकता है, किसी कविता की रचना कर सकता है, कभी श्लोक का रचना कर सकता है, तो कभी वही कवि काव्य शास्त्र का निर्माण कर सकता है। उसके अंदर मम्मट महाराज कहे हैं, मम्मट आचार्य मम्मट कहे हैं कि 3 चीज होनी चाहिए हेतु में। ठीक है, पहली बात तो शक्ति होनी चाहिए। शक्ति आप जानते ही हैं, प्रतिभा होती है, शक्ति को कहते हैं। जिसके अंदर प्रतिभा रहेगी तभी किसी काव्य का निर्माण कर सकता है, किसी काव्य प्रकाश की रचना कर सकता है। दूसरी बात है आपका पहला हो गया। दूसरा आपका निपुणता। निपुणता क्या है? किसी भी चीज के काव्य रचना के लिए निपुण होना चाहिए। ठीक है, अब इस लोक व्यवहार में जैसे कोई काव्य की रचना कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी निपुणता होनी चाहिए। हर चीज, काव्य शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और छंद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, अलंकार शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। इसी को कहते हैं निपुणता। ठीक, ये सब लोक शास्त्र काव्यादि, काव्यादि माने काव्यों के आदि, यहाँ हो जाएगा आपका काव्य धन आदि हो जाएगा। ठीक है, यण संधि हो जाएगा, ई का यह हो जाता है, काव्यादि आदि, काव्य धन आदि हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, काव्य धन काव्यादि हो जाएगा। इसमें भी संधि कर दिए हैं, यहाँ यण संधि है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ यण संधि कैसे होगी इसको भी देख लीजिए। काव्य, काव्यादि ये हो गया, काव्यादि धन यू हो जाएगा। ठीक है, यू, ई के या हो गया, काव्यादि यू हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार से वेक्षणात्, वेक्षणात् इसमें अलग हो जाएगा, उक्षणात् हो जाएगा। ठीक, यू हो जाएगा, उक्षणात् हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी को कहते हैं लोक शास्त्र, माने इस लोक संसार में काव्य आदि की वेक्षणात् उपेक्षा है। हाँ, इस लोक शास्त्र में देखते हैं पहली शक्ति होनी चाहिए, दूसरा निपुणता होनी चाहिए, और तीसरा जो है आपका काव्याज्ञ माने काव्य का ज्ञान। ज्ञान मीन जानना, काव्य को जानना बहुत आवश्यक है। और उसकी शिक्षा अभ्यास माने उससे शिक्षा अभ्यास, यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगा। शिक्षा का अभ्यास होना चाहिए। किसका? काव्य के विषय में शिक्षा का अभ्यास होना चाहिए। इति मीन इसी प्रकार से इसको हेतु उद्भव माने उद्भव होता है। कौन कौन है? पहले शक्ति है, दूसरा निपुणता है, तीसरा काव्यादि शिक्षा है, काव्यादि ज्ञान है। ठीक है, इसी को हेतु कहते हैं लोक शास्त्र काव्यादि वेक्षणात्। इसी को लोक शास्त्र माने इसी को संसार में इसी तीनों को बहुत आवश्यक होता है, तीनों को रहना। ठीक है, काव्य की रचना के लिए किसी कवि के प्रति यह तीनों अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अब हमें लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। कवि में रहने वाली प्रतिभा रूप, यही बता रहे हैं। कवि में रहने वाली ये प्रतिभा रूप है। प्रतिभाशाली होने चाहिए। तीन ऐसे हैं जिसको शक्ति होनी चाहिए, लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, लोक व्यवहार शास्त्र का ज्ञान, काव्य शास्त्र का ज्ञान, इसी को कहते हैं निपुणता। ठीक है, अब डायरेक्ट में लिख देते हैं हम लोग शॉर्टकट में, शक्ति, निपुणता, अभ्यास। हेतु काव्य के कितने दोष हेतु हैं आपके एग्जाम में पूछा जाता है? 3 है, शक्ति है, निपुणता है और अभ्यास है। ठीक है, शक्ति जान ही रहे हैं, प्रतिभा होनी चाहिए। हर कवि के पास एक प्रतिभा अलग से होनी चाहिए जिससे काव्य का निर्माण कर सकता है। और दूसरा आपका लोक व्यवहार होना चाहिए, लोक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा आपका काव्य आदि से उत्पन्न जो निपुणता है, कितना निपुण ढंग में कहाँ अलंकार का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ छंद का प्रयोग करना चाहिए, अलंकार का प्रयोग तो कौन अलंकार का प्रयोग करना चाहिए, करुण रस क्या नाम है, अनुप्रास का करना चाहिए कि यमक का करना चाहिए। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे उसी को निपुणता कहते हैं। अब पता लगा अनुप्रास अलंकार के करना है तो श्लेष हो जा रहा है, श्लेष कर दिए तो ये निपुणता नहीं है। तीसरा आपका अभ्यास है। अभ्यास की रचना शैली तथा आलोचना पद्धति। आलोचना, काव्य में रचना होनी चाहिए, शैली अच्छी होनी चाहिए, आलोचनात्मक बढ़िया से होना चाहिए, उसी को कहते हैं अभ्यास। ठीक है, अब यह तीनों मिलकर समष्टि और व्यष्टि, समष्टि मीन इसी तीनों का सम्मिश्रण रूप से उस काव्य के विकास का उद्भव कारण है, उसी को उद्भव कहते हैं। यही तीनों आपके उद्भव के कारण है, उद्भव के विकास के कारण है। अब इसको देख लीजिए, आपके जो इधर पैराग्राफ दिया गया है उसका निचोड़ मैंने लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए आपको यह जानना बहुत आवश्यक है। आप इसको देखिए, शक्ति पहला है, लोक है, काव्य है। इसमें दिया भी गया है शक्ति, लोक, काव्य। शक्ति से क्या है? प्रतिभा के बिना कोई काव्य नहीं बनता है। जब प्रतिभा आपके रहेगी तभी आपका कोई काव्य बन सकता है। ठीक है, और लोक, संसार के व्यवहार जो है शास्त्र ऐसे होने चाहिए, छंद, व्याकरण, संज्ञा, ये सब का ज्ञान आपका लोक संसार कराता है। लोक का मतलब होता है काव्य, निपुणता। काव्य जो होती है, काव्य से यही आपका व्यवहार, शास्त्र, छंद, अलंकार ये सब होते हैं। काव्य दूसरा है। तीसरा आपका काव्य क्या है? रचना करना और लोक निर्माण के करने में तोड़ फोड़ और जोड़ करके जो प्रवृत्ति होती है उसी को अभ्यास कहते हैं। ठीक है, और उसमें तीनों मिल करके, तीनों समिष्ट हो करके इसी के रूप को अलग दे करके इसी को काव्य जो है, समिष्ट रूप के अलग अलग रूप नहीं है, ये तीनों एक ही रूप हैं, ये तीनों जो है एक ही रूप है, इसी को कहते हैं समष्ट। समष्ट में इसी सम्मिश्रण को
हम कहते हैं काव्य की रचना जो कवि करते हैं, कवि में ये सब होने चाहिए गुण, तब जाकर के कोई काव्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और हमें आशा है आपके समझ में आ गया होगा वीडियो। ठीक है, अगला फिर जो है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब पोस्ट करें। धन्यवाद। अगला श्लोक अगली वीडियो में करेंगे, और जिससे कि एक एक श्लोक का एक एक वीडियो, और उस श्लोक का जो चौथा श्लोक है इसमें आपका थोड़ा सा जो है देखेंगे तो 200 शब्दार्थों वाला है, इसमें एक इसका लक्षण बताएंगे, उसके बाद उदाहरण भी बताएंगे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा वीडियो, दोनों को बहुत बढ़िया समझाएंगे। आप अगली वीडियो में इसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।